सुकिंगलुओ ने छोटे किंगफिशर को आने जाने दिया, खिड़की खोली और अपनी नाजुक आवाज के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया। ठीक है, यहाँ आओ, ली शियुए ने रसोई में ऊंची आवाज में जवाब दिया और थोड़ी देर बाद दोपहर का भोजन ले आए और दोनों बच्चों के साथ खाया। तारानकन 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 तारानकन। दोपहर के अवकाश के दौरान सुकिंगलुओ ने तियानक्वी से कक्षा में अपने छोटे भाइयों के एक समूह को बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास कराने के लिए कहा। उसके दाहिने हाथ पर लिखे अक्षर आम लोगों से इतने अलग हैं कि चाहे वह उन्हें कितना भी छिपा ले, यह विश्वास करना असंभव है कि वे एक 8 साल की लड़की द्वारा लिखे गए हैं। बाएं हाथ से लिखना धैर्य का अभ्यास है और टेढ़े मेढ़े स्ट्रोक दृष्टि की रेखा को भ्रमित करते हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह बच्चों की लिखावट है। नमस्ते, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? वह जोर शोर से अभ्यास कर रही थी, तभी अचानक एक लड़की की धीमी और कमजोर आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने अचंभित होकर अपना सिर उठाया और उसकी नज़र एक खूबसूरत कपड़े पहने नाजुक छोटी लड़की पर पड़ी। यह आपके लिए मेरा अपना कढ़ाई किया हुआ रुमाल है। उसे देखते हुए देखकर छोटी लड़की ने शर्म से अपनी पलकें झुका लीं, दोनों हाथों में कमल की कढ़ाई वाला गुलाबी रेशमी रुमाल पकड़ा और उसके सामने फैला दिया। रुमाल भेजो। क्या ये तथाकथित रुमाल डिलीवरी है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अकादमी आने से पहले मेरी माँ ने अपने स्कूल बैग में कुछ नए रुमाल भर लिए थे। धन्यवाद, मेरे पास आपके लिए एक रुमाल भी है। अर्थ समझने की इच्छा से उसने खुशी खुशी रुमाल ले लिया, अपने स्कूल बैग से एक नया रुमाल निकाला और एक दूसरे को उपहार दिए। धन्यवाद। छोटी लड़की उसे रुमाल स्वीकार करते हुए देखकर बहुत खुश हुई और फिर उसने देखा कि उसने खुद को भी एक रुमाल दिया और उसकी आंखें मुस्कुराहट के साथ सिकुड़ गईं। तो हम दोस्त हैं? सुकिंगलुओ ने ईमानदारी से पूछा। हाँ, मेरा नाम जू वान एर है, मैं इस साल 7 साल की हो गई हूँ, आप क्या कहती हैं? छोटी लड़की बहुत खुश हुई और उसने अपने परिवार के बारे में बताया। सुकिंगलुओ ने गंभीर मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा नाम सुकिंगलुओ है, मैं 8 साल की हूँ, तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। ओह, तो मैं तुम्हें बहन किंगलुओ कहूँगा। जू वान ने अपने मुंह को रुमाल से ढक लिया और बिना दांत दिखाए मुस्कुराने लगी। बहन वानर, सुकिंगलुओ मुस्कुराए। ये पहली बार था जब वह छोटी लड़कियों के बीच दोस्ती के संपर्क में आई थी और उसे ताजगी महसूस हुई। बहन किंगलुओ, आपको किस रंग का रुमाल पसंद है? जू वान एर नया साथी पाकर बहुत खुश थी और उसने फुसफुसाकर सुकिंगलुओ से कहा। क्या रंग? सुकिंगलुओ ने अपनी उल्टी हुई छोटी नाक की नोक को रगड़ा और उसे प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी। सियान, झील के पानी जैसा ही रंग, ताज़ा और स्वच्छ। मेरी बहन को सियान रंग पसंद है, अगली बार मैं तुम्हें सियान रंग का रुमाल दूंगी। जू वान बहुत ही अच्छा व्यवहार करने वाली और समझदार है। क्या आप अभी भी रुमाल भेजना चाहते हैं? इसे बार बार भेजने का क्या मतलब है? सुकिंगलुओ ने अपने पिछले जीवन में जीवन भर संघर्ष किया। उसने बचपन से ही कठोर अभ्यास किया। उसने कभी भी आम लोगों की तरह छोटी लड़कियों के बीच दोस्ती का अनुभव नहीं किया। रुमाल के बारे में उसकी समझ शाब्दिक अर्थ तक ही सीमित है। ठीक है, वान को कौन सा रंग पसंद है? अगर वह समझ नहीं पाती है तो इससे संवाद में बाधा नहीं आती। वह बहुत समझदार है और छोटी लड़की की पसंद का पालन करती है। छोटी लड़की की सोच के अनुसार जू वान से संवाद करने की कोशिश करती है। गुलाबी। जू वान एर ने सुकिंगलुओ को दिए गए रुमाल की ओर इशारा किया जिस पर कमल का फूल कढ़ाई में बना हुआ था। छोटी लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद है। सुकिंगलुओ ने एक वयस्क की तरह टिप्पणी की। बहन किंगलुओ को ये पसंद नहीं है। जू वान एर ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और धीरे से पूछा। पसंद करना? सुकिंगलुओ ने अपने दिल की बात सुनी और कहा, बात बस इतनी है कि मुझे गुलाबी से ज्यादा नीला रंग पसंद है। हाँ, मुझे सियान भी पसंद है, मुझे दोनों रंग पसंद हैं। जू वान खुशी से मुस्कुराए। बहन किंगलुओ, मेरा नाम सुन युवेई है, यह एक रुमाल है जिस पर मैंने खुद कढ़ाई की है और यह आपके लिए है। एक अन्य छोटी लड़की शू वान एर और सुकिंगलुओ को खुशी से बातें करते देख डरते डरते एक नया सफ़ेद रेशमी रुमाल लेकर उनके पास आ गई। धन्यवाद, बहन के पास आपके लिए एक रुमाल भी है। सुकिंगलुओ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ रुमाल ले लिया और बदले में उसे उपहार के रूप में अपना रेशमी रुमाल का एक टुकड़ा निकाला। मेरी बहन द्वारा कढ़ाई किए गए फूल वास्तव में सुंदर हैं। सुन युवेई ने रेशमी रुमाल लिया, उसे करीब से देखने के लिए अपनी आंखों के सामने रखा और वह तुरंत ही बारीक कढ़ाई वाले बेर के फूलों की ओर आकर्षित हो गई। अरे, मेरी माँ ने फूलों की कढ़ाई की है, मैं कढ़ाई करना नहीं जानती। सुकिंगलुओ ने शर्मिंदगी में अपने बालों को थोड़ा सा हिलाया। बहन किंगलुओ कढ़ाई करना नहीं जानती। दोनों छोटी लड़कियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। सुकिंगलुओ ने शर्मिंदगी से अपनी नाक को छुआ। क्या तुम्हें ये जानना जरूरी है? मेरी माँ ने मुझे कढ़ाई सीखने नहीं दी। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है।
जू वान ने अपने दोनों सफ़ेद और कोमल हाथ फैलाए और नाजुक ढंग से शिकायत की, यह मेरी माँ की तरह नहीं है जिसने मुझे कढ़ाई करने के लिए मजबूर किया। मेरी उंगलियों को देखो, वे लगभग एक ततैया के छत्ते की तरह हैं। मेरा भी कई बार पंचर हो चुका है। सुन युवेई ने भी डरते हुए अपना हाथ बढ़ाया और धीमी आवाज में जवाब दिया। प्रिय, यह अध्याय समाप्त हो गया है। मैं आपको इसे खुशी से पढ़ने की शुभकामना देता हूँ। कैरेट 0 कैरेट कुआं। सुकिंग्लुओ शरारत से मुस्कुराया। यह मेरी उम्मीद से थोड़ा अलग है। मुझे लगा था कि लोग मुझे तिरस्कार भरी नज़रों से देखेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वह उसे कैसे सांत्वना दे सकती है? आप एक अमीर परिवार की युवा महिलाएं हैं। आपको लाड़ प्यार में पाला गया है। घर पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा नियम हैं। हमारे ओरियन परिवार के बच्चों के विपरीत, जो बचपन से ही पहाड़ों और जंगलों में जंगली रहने के आदी हैं। वयस्क अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए पैसे कमाने में व्यस्त हैं और वे सावधानीपूर्वक शिक्षण की परवाह नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादा नियम नहीं हैं। प्रतिबंध लगाएं। बहन घर पर क्या खेलती है? पहाड़ और जंगल शब्द सुनते ही दोनों छोटी लड़कियों की आंखें चमक उठीं और वे अपनी सारी शिकायतें भूल गईं। ये बहुत मज़ेदार है। जब बजाने की बारी आई तो सुकिंग्लुओ ने अपनी ऊर्जा वापस पा ली और अपनी छोटी उंगली से प्रत्येक टुकड़े को गिना। वसंत में सीपियां एकत्र करें और लोचेस खोदें, गर्मियों में केकड़े और नदी के सीप पकड़ें, शरद ऋतु में जाल बिछाएं और खरगोश पकड़ें, सर्दियों में बर्फ के आदमी बनाएं और स्लेज खेलें। वाह, ये बहुत बढ़िया है। मैं भी खेलना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मैं भी चाहता हूँ। सुकिंग्लुओ ने जोरदार तरीके से बात की और इसका शानदार वर्णन किया। डेस्क अनजाने में सहपाठियों से घिरी हुई थी और सभी बच्चे उत्साह और ईर्ष्यापूर्ण भावों के साथ सुन रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम जू शियुजिन है। जब अकादमी आराम कर रही होगी तो क्या मैं आपके साथ नदी के दूसरी ओर जंगल में खेलने के लिए जा सकता हूँ? सुबह वह लड़का, जिसका माथा चोटों के कारण लाल था, हिम्मत जुटाकर आगे आया और उत्सुकता से पूछा। कोई बात नहीं, सुकिंग्लुओ ने गर्व से भरकर अपना छोटा हाथ हिलाया। आप में से कोई भी चाहे तो यहाँ आ सकता है। मैं आपको जाल बिछाने, तीतर और खरगोश पकड़ने के लिए पहाड़ों और जंगलों में ले जाऊंगी। वाह, ये बहुत बढ़िया है। मैं जाना चाहता हूँ। मैं भी जाना चाहता हूँ। बच्चों के एक समूह ने जोर से ताली बजाकर खुशी मनाई। ये पेस्ट्री मैं आपके लिए घर से लाया हूँ। जू शियुजिन बहुत खुश थी, उसकी बड़ी आंखें चमक रही थीं। उसने नौकर द्वारा तैयार पिंजरे से नाजुक नाश्ते का एक टुकड़ा निकाला और उसे सुकिंग्लुओ के हाथ में थमा दिया। मैं भी। किसी ने नेतृत्व किया और माहौल अचानक गर्म हो गया। जो छात्र खेलने के लिए उनके साथ आना चाहते थे, उन्होंने छोटे छोटे उपहार लिए जो उन्हें उचित लगे और उन्हें सुकिंग्लुओ को दे दिया। थोड़ी देर बाद सुकिंग्लुओ की मेज कैंडी, पेस्ट्री, पाउच, पस और कुछ नए रेशमी रूमालों से भर गई। सुकिंग्लुओ को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस आकर खेलें। आपको इतनी सारी चीजें भेजने की जरूरत नहीं है। तारांकन 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 तारांकन। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। तुम सब यहाँ भीड़ क्यों लगाए हुए हो? एक तरफ हट जाओ, रास्ते में मत आओ। तियान क्यू अपने छोटे भाइयों के साथ आया और एक नज़र में सुकिंग्लुओ को भीड़ से घिरा हुआ देखा। उसकी भौहें उल्टी और खुशी से मुस्कुराती हुई देखकर वह बहुत असहज महसूस कर रहा था और खट्टा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वह अपनी आवाज को कुछ डिग्री बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। अपने सहपाठियों को दोनों तरफ धकेलते हुए उसने एक रास्ता निकाला, 7 अनुयायियों को लाया और बॉस के सामने पहुंचा। तियान क्यू, वे सभी एक ही कक्षा में सहपाठी हैं। कृपया भविष्य में बेहतर रवैया अपनाएं और दूसरों को परेशान न करें। जब सुकिंग्लुओ ने उन्हें अंदर आते देखा तो जीवंत माहौल तुरंत ठंडा पड़ गया और बच्चे डर गए और जल्दी से किनारे की ओर चले गए। उनकी नज़रों से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अरे बॉस, मैंने उन्हें धमकाया नहीं, मैंने तो बस उन्हें कुछ बार धक्का दिया था। तियान क्यू को धमकाने की आदत है और उसकी आदतों को कुछ समय के लिए बदलना मुश्किल है। उसने घमंड से चारों ओर देखा और उसके चारों ओर बच्चे भयभीत पक्षियों की तरह थे। जू वान, सुन युवेई और जू शियुजिन भी अपनी सीटों पर लौट आए, अपनी पलकें सावधानी से उठाईं और सुकिंग्लुओ को चिंता से देखा। धक्का मुक्की को बदमाशी नहीं कहा जाता, तो मुझे बताए आपकी तथाकथित बदमाशी कैसी दिखती है? सुकिंग्लुओ की आंखें धुंधली हो गईं और उसने अपनी बाहें छाती पर रखकर गहरी आवाज में पूछा। कुछ भूसे, लातें, पलटी हुई मेजें और फटी हुई पाठ्य पुस्तकें। 7 सेवकों ने विस्तार से समझाया। लड़की की चोटी खींचो और बिच्छू को स्कूल बैग में डाल दो। तियान क्यू, क्या तुम ये कर रहे हो? जितना अधिक सुकिंग्लुओ ने यह सुना, उसका चेहरा उतना ही काला पड़ता गया और उसने अपनी उंगलियां कसकर बंद कर लीं। बॉस, मैंने ऐसा पहले भी किया है और मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं।
तियानक्यू ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और पीछे हट गया, चुपके से बेईमान छोटे अनुयायियों के एक समूह का उपहास किया और महत्वपूर्ण क्षण में उसे अकेले ढाल के रूप में धकेल दिया। सू किंगलुओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरे सहपाठियों से माफ़ी मांगो। क्या आप माफ़ी मांगना चाहते हैं? तियानक्यू के मुंह का कोना कड़वा हो गया, नाराजगी से भरा हुआ। सू किंगलुओ का चेहरा काला पड़ गया। अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो मुझसे कुंग फू सीखने की कोशिश मत करो, मुझे एक अवज्ञाकारी भाई की ज़रूरत नहीं है। अरे बॉस, नाराज़ मत होइए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे ही उसने सुना कि वह कुंग फू नहीं सीख सकता, तियानक्यू ने तुरंत हार मान ली। पूरी कक्षा का सामना करते हुए वह धीर भाव से झुका, मानो वह झुककर माफ़ी मांग रहा हो। बस ये काम नहीं करता, बस मेरे पीछे आओ। सू किंगलुओ अभी भी उसे जाने नहीं देना चाहता था। तियानक्यू यहाँ शपथ लेता है कि वह अपने सहपाठियों को फिर कभी परेशान नहीं करेगा। यदि वह इस शपथ का उल्लंघन करता है तो उसे बिजली से मारा जाएगा। अब भी कसम खाना चाहते हो? तियानक्यू का चेहरा कांप उठा। सू किंग ने अपनी भौहें हल्के से उठाईं और मुट्ठी हिलाई। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ। तियानक्यू ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और पीछे हट गया, भारी सांस लेते हुए और दोहराया, ठीक है, बैठ जाओ। सू किंगलुओ ने संतोष में अपने छोटे हाथों से ताली बजाई और फिर अपनी नज़र अन्य 7 छोटे भाइयों की ओर घुमाए। आप भी याद रखें, अब दूसरों को धमकाना मत। अगर कोई अवज्ञाकारी है तो अपनी मुट्ठी से उनकी सेवा करें। हाँ बॉस, हमें याद आ गया है। लियूशिन सहित 7 छोटे भाइयों ने सिर हिलाकर खुशी खुशी सहमति जताई। अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाओ, कक्षा जल्द ही शुरू होगी। सू किंगलुओ ने अपना छोटा सा हाथ हिलाकर अपना प्रभावशाली आभामंडल दिखाया। 7 छोटे भाई जल्दी से अपनी सीटों पर वापस आ गए और चुपचाप बैठ गए। वाह बहन किंगलुओ, आप अद्भुत हैं। इस क्षण को देखकर कक्षा के सभी बच्चों ने श्रद्धा के भाव प्रदर्शित किए और वे सू किंगलुओ को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। जू वान उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सकी और उसने चुपचाप अंगूठा ऊपर कर दिया। मास्टर वू को पता ही नहीं चला कि कब वह कक्षा के दरवाजे पर आया। उसने अपना गला गीला किया और खांसने लगा और कक्षा में अचानक शांति हो गई। खड़े हो जाओ और गुरुजी को नमस्ते कहो। दस्ते के नेता ने कर्तव्य निष्ठा से खड़े होने के लिए चिल्लाया। सुप्रभात गुरुजी। सभी छात्रों ने अपनी मुस्कुराहट रोकी, खड़े हुए और आदरपूर्वक नमस्ते कहा। ठीक है, बैठ जाओ। मास्टर वू ने संतोष में सिर हिलाया, अनजाने में सू किंगलुओ की ओर देखा और व्याख्यान देना शुरू कर दिया। तारांकन 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 तारांकन। मोकेंगलान के वोनियू गांव छोड़ने के 10वें दिन की सुबह, अकादमी में स्नान करने के दिन, सफ़ेद भौहों और सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति सू परिवार के पास आया। औषधि राजा गो का गुण उच्च और प्रतिष्ठित है और उनके 400 वर्षीय पूर्वज छोटे चमत्कार चिकित्सक से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर आए। पूर्वज मुस्कुराए और आभार व्यक्त करने के लिए भंडारण अंगूठी से दर्जनों खजाने निकाले। उनमें कीमती 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और जीवन रक्षक दवाएं थीं। जिशितांग का एक वीआईपी टोकन भी है। इस टोकन के साथ आप 7 देशों में जिशितांग शाखाओं में औषधीय सामग्री खरीदते समय 30% छूट और प्राथमिकता का आनंद ले सकते हैं। सू किंगलुओ इतनी जोर से हंसी कि वह अपने दांत नहीं देख सकी। उसने खुशी से बूढ़े आदमी की दयालुता को स्वीकार कर लिया। बूढ़े आदमी के साथ चिकित्सा पर चर्चा की, असाध्य रोगों का विश्लेषण किया और उपहार के रूप में अपने स्वयं के चिकित्सा अभ्यास के अनुभव की एक प्रति भी दी। बूढ़े और जवान बहुत देर से एक दूसरे से मिले और बहुत खुश होकर बातचीत की। सुबह से लेकर सूर्यास्त तक बूढ़ा व्यक्ति संतुष्ट होकर चला गया। जब बूढ़ा आदमी गांव के प्रवेश द्वार से गुजरा तो लुओ झान 2 युवकों के साथ उससे मिलने आया। लुओ झान की आंखें चमक उठीं, उसके कदम रुक गए। उसने अनजाने में अपना सिर घुमाया, कुछ सेकंड के लिए बूढ़े आदमी की पीठ को गौर से देखा और फिर आगे बढ़ गया। अरे युवा मास्टर, आप यहाँ क्यों आए? लुओ झान को अपने नौकर के साथ दरवाजे से प्रवेश करते देख सूहू ने जल्दी से पर्दा उठाकर उसे लिविंग रूम में स्वागत किया और अपनी पत्नी से विशिष्ट अतिथियों के मनोरंजन के लिए चाय बनाने को कहा। अचानक आकर भाई सू को परेशान कर दिया। लुओ झान ने नौकर को उपहार लिशियू को सौंपने का आदेश दिया, अपना लबादा उठाया और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया। युवा स्वामी, कृपया चाय पीजिए। आप एक विशिष्ट अतिथि हैं। हमारे गरीब पहाड़ी गांव में आना सू परिवार के लिए सम्मान की बात है। सूहू मुस्कुराया और दृश्य कहा। हाँ, भाई सू मजाक कर रहा था। लुओ झान ने अपनी भौहें उठाईं। झान इस बार उच्च गुणवत्ता वाली बांस की बांसुरी का एक बैच ऑर्डर करने के लिए यहाँ आया था, कम से कम 200 टुकड़े, जो 1 महीने में वितरित किए जाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई सू इस बड़े ऑर्डर को स्वीकार कर सकते हैं। सूहू की पलकें हल्की सी झपकीं। युवा मास्टर को एक साथ इतनी सारी बांस की बांसुरियां क्यों चाहिए?
लुओ जान ने अपने चाय के प्याले से एक घूंट लिया और अपने गले को गीला किया। मैं भाई सू से असंतुष्ट हूँ। जुफेंग ट्रेडिंग कंपनी के पास एक महीने में सीमा शुल्क छोड़ने वाले कारवां का एक समूह होगा जो माल खरीदने के लिए पश्चिमी क्षेत्रों में लौलान जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र बहुत दूर हैं, इसलिए मैं असहमत हूँ। इसलिए मैं लूलान शाखा में बेचने के लिए कुछ और बांस की बांसुरी लाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सूहू ने स्पष्ट रूप से कहा, युवा स्वामी, एक मिनट रुकिए, मैं इस मामले पर निर्णय नहीं ले सकती, मुझे हमारी बहन यू से पूछना होगा। लुओ जान की आंखें चमक उठी। क्या जियो किंग लुओ घर पर है? क्या जान उसे देखने के लिए भाग्यशाली होगा? बहन यू घर पर हैं, बस एक मिनट रुको, मैं उन्हें तुरंत बुलाती हूँ। सूहू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कुर्सी से उठी और लिविंग रूम से बाहर चली गई। छोटे किंग लुओ, तुम्हारे पास क्या रहस्य है? मेडिसिन किंग वैली के पूर्वज, जो लंबे समय से दुनिया से छिपे हुए थे, व्यक्तिगत रूप से मिलने आए, तो वे क्यों आए? लुओ जान ने सूहू को लिविंग रूम से बाहर जाते देखा, चाय पीने के लिए चाय का कप पकड़ना बंद कर दिया, और उसकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। तारानकन 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 तारानकन। अगले कमरे में सू किंग लुओ ने याओवांगू के पूर्वज को विदा किया, और इससे पहले कि वह मेज पर खजाने को पैक कर पाता, सूहू जल्दी से कमरे में आ गया। सिस्टर यू, जुफेंग ट्रेडिंग कंपनी के युवा मालिक यहाँ हैं और उन्हें एक बार में 200 बांस की बांसुरी चाहिए, क्या हम उनसे वादा कर सकते हैं? सू किंग लुओ अपने भेजे हुए बच्चे के साथ छोटे राजकुमार के साथ खेल रही थी। जब उसने ये सुना तो उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, माँ के लिए कितनी बांस की बांसुरी हैं? अरे पिताजी इस बारे में भूल गए, इसलिए मैं अब तुम्हारी माँ से पूछूंगा। सूहू हवा के झोंके के साथ आया और चला गया, फिर मुड़कर बाहर चला गया। तारानकन 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 तारानकन। 9 मूल ग्लास शिवालय, टाइटेनियम तंत्र ताला, गहरे समुद्र, लाल मूंगा, त्यानशान बर्फ कमल, 1000 साल पुराने रक्तोड। मास्टर, मेडिसिन किंग वैली इस समय खून बह रहा है और बहुत सारे अच्छे खजाने भेजे हैं। छोटा किंगफिशर मेज पर खड़ा होकर ऊपर नीचे कूद रहा था और मेज पर रखे दुर्लभ खजाने की जांच करने में छोटे मालिक की मदद कर रहा था। मेडिसिन किंग वैली हजारों सालों से चली आ रही है और इसकी विरासत बहुत गहरी है। उनके लिए ये चीजें बाल्टी में एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं हैं। सू किंग लुओ की स्पष्ट आंखों ने दुर्लभ खजानों को एक एक करके देखा, एक सफेद जेड बॉक्स खोला, उसमें से 9 मोड़ वाले चमकदार शिवालय को बाहर निकाला और उसे प्यार से सहलाया। बाईं ओर का बक्सा रात के मोती की तरह सफेद रोशनी से चमक रहा है। छोटा किंगफिशर दुनिया के खजानों को पहचानता है और दुर्लभ खजानों के प्रति उसकी गहरी समझ है, इसलिए वह मालिक से उसके पास रखे ब्रोकेड बॉक्स को खोलने का आग्रह करता है। सू किंग लुओ ने जैसे ही कहा, उसे खोला, और वास्तव में उसके अंदर मुट्ठी भर आकार के 2 चमकदार मोती थे, जो उस कमरे में एक आकर्षक प्रभामंडल बना रहे थे, जो अभी तक जलाया नहीं गया था, तथा आसपास के वातावरण को उज्ज्वल रूप से प्रकाशित कर रहे थे। ये मिंगजू का होना बहुत अच्छा है। मेरे भाई और बहनें दीपक जलाने और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने से नहीं डरते हैं। मेरी आंखें बर्बाद हो गई हैं। सूजिकिन और सूजिक्सुआन के बारे में सोचकर, जो काउंटी में कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, वह खुश हुए बिना नहीं रह सकी। मेरी बहन भी पढ़ाई करते समय ये मिंगजू का उपयोग करती है। छोटे राजकुमार ने अपनी छोटी बाहें फैलाईं, बक्से से एक चमकदार मोती निकाला और उसे सू किंग लुओ के हाथ में थमा दिया। जुबान एयर बहुत अच्छी है, वह हर चीज में अपनी बहन के बारे में सोचती है, और मेरी बहन जुबान एयर को सबसे ज्यादा पसंद करती है। सू किंग लुओ का दिल गर्मजोशी से भर गया और उसने अपनी छोटी नाक की नोक को प्यार से चुटकी से दबाया। जुबान एयर को भी अपनी बहन पसंद है। छोटे राजकुमार को उसकी आत्मीयता बहुत पसंद आए, उसने मुंह फुलाया, बड़बड़ाया और बदले में लार टपकाए। कुआं। सू किंग लुओ न तो हंस सकती थी और न ही रो सकती थी। छोटा सा प्यारा बच्चा बड़ों के कार्यों की नकल करने लगा और अधिकाधिक कुशल होता गया। उद्धरण चिन्ह। बहन यू, आपकी माँ ने कहा कि 83 बांस की बांसुरियां आरक्षित हैं, जो 200 बांसुरियों से बहुत दूर है। मुझे डर है कि 1 महीने के भीतर उन्हें पहुंचाना संभव नहीं होगा। सूहू, लीजियू ए के पास से थोड़ा निराश होकर वापस आया। सू किंग लुओ ने अपनी बाहें उठाईं। माँ के भंडार में कितने बांस हैं? कितने बनाए जा सकते हैं? सूहू दुखी थी। रिजर्व में बहुत अधिक बांस नहीं हैं। सर्दी बहुत अधिक है, पन्ना बांस की वृद्धि धीमी है और कई पुराने बांस मर गए हैं, इसलिए काटने के लिए उपयुक्त बांस नहीं हैं। सू किंग लुओ ने गहराई से सोचा, अगर मेरी माँ बांस की बांसुरी बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, तो वह 1 महीने के बाद लगभग 10 बांस की बांसुरी बना पाएगी, है ना? सूहू ने सिर हिलाया, लगभग हर 3 दिन में एक बार। सू किंग लुओ ने अपनी आंखें उठाईं और धीरे से मुस्कुराए, मैं अपनी माँ के लिए 9 और बनाऊंगी, कुल मिलाकर 100। बस भाई लुओ को इस तरह जवाब दें। अगर वह इसे ईमानदारी से चाहता है तो वह उसे दे देगा, और अगर वह इसे नहीं चाहता है तो इसे भूल जाओ। जरूर, पिताजी उसे यह बता देंगे। अपनी बेटी के समर्थन से सूहू ने आश्वस्त होकर मुड़कर मुस्कराते हुए पूछा,
बहन यू, यंग मास्टर आपको देखना चाहते हैं, क्या आप उन्हें देखना चाहती हैं? भाई लुओ मुझे देखना चाहता है। सू किंगलुओ आश्चर्यचकित थी, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? सूहू शर्मा गई और अजीब तरह से मुस्कुराई, मैंने उससे कहा कि मैं अपना मन नहीं बना पा रही हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सू किंगलुओ ने असहाय होकर अपना माथा ऊपर उठाया, पिताजी आप बहुत मजाकिया हैं। आप परिवार के मुखिया हैं और हमारा पूरा परिवार आपकी बात सुनता है। बाहरी लोगों के सामने आप कहते हैं कि आप मालिक नहीं हो सकते। अरे अरे, सूहू ने अपनी नाक रगड़ी और मूर्खतापूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, पिताजी आदतन हमारे छोटे फूफा से पूछते हैं। सू किंगलुओ को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। सफलता, जब हम उसे देखें तो उससे पूछें कि वह क्या करना चाहता है। युवा मास्टर एक अच्छे आदमी हैं, बहुत ईमानदार हैं और हमारे परिवार के लाभांश में कभी देरी नहीं करते। सूहू को लुओ झान के बारे में अच्छी धारणा थी, इसलिए उसने पर्दा उठाया और अपनी बेटी के साथ घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगा। बड़ी हुई, दूसरी हुई, छोटी हुई, इधर आओ। सू किंगलुओ ने छोटे राजकुमार को कंग पर बिठाया, उसका आधा सिर कमरे से बाहर निकाला और 3 बड़े कुत्तों को बुलाया। वाह, वूफ वूफ। आवाज सुनकर 3 बड़े कुत्ते आए और उत्साहित होकर घर में घुस गए। सू किंगलुओ ने मुस्कुराते हुए छोटे राजकुमार की ओर देखा, जुबान, एक थोड़ी देर बिग हुई और उनके साथ खेलो, बहन थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। ठीक है बहन, जल्दी वापस आओ। छोटे राजकुमार ने अपने बड़े भूरे रोएदार सिर को गले लगाया और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। अति सुंदर, सू किंगलुओ ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए सूहू का पीछा करते हुए घर से बाहर निकला और लिविंग रूम में आ गया। तारानकन 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 तारानकन। छोटी किंगलुओ, बहुत समय हो गया मिलते हुए, लुओ और भी अधिक सुंदर लग रही है। सू किंगलुओ की आंखों में चमक देखकर लुओ झान ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और उसका सौहार्दपूर्वक अभिवादन किया। भाई जान अच्छा है। सू किंगलुओ ने मधुर मुस्कान के साथ एक छोटे वयस्क की तरह आगे बढ़कर उदारतापूर्वक नमस्ते कहा। हाँ, लुओ झान ने उसे अपने भाई को खुशी से हंसते हुए पुकारते हुए सुना और मजाक में कहा, हर बार जब भाई झान जियो किंगलुओ को देखता है तो वह 10 साल छोटा महसूस करेगा। सू किंगलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई झान अभी बहुत छोटा है, वह मेरे भाई से कुछ साल बड़ा नहीं लगता। हाँ, लुओ झान खुशी से मुस्कुराया और खुशी से अपना हाथ लहराया। सीमिंग, जियो किंगलुओ के लिए उपहार लाओ। www.ukanshu.com पढ़ रहा है। हाँ, उसके पीछे खड़ा नौकर सम्मानपूर्वक एक आयताकार ब्रोकेड बक्सा पकड़े हुए सू किंगलुओ के पास गया। भाई जी झान। सू किंगलुओ ने आज्ञाकारी ढंग से ब्रोकेड बॉक्स लिया और उसके सामने उसे खोल दिया। ब्रोकेड बॉक्स के अंदर हरे जेडाइट से बनी एक जेड बांसुरी है जो लगभग 2 फीट लंबी है। जेड पारदर्शी और नाजुक है, गोल छेद के साथ। ये पहली नज़र में एक दुर्लभ बुटीक है। युवा स्वामी, यह जेड बांसुरी बहुत महंगी है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सूहू का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने आश्चर्य से लुओ झान को देखा। भाई सू मजाक कर रहे थे, ये तो सिर्फ एक जेड बांसुरी है। लुओ झान को इसकी परवाह नहीं थी। जियो किंगलुओ द्वारा बनाई गई बांस की बांसुरी क्यूई राज्य में बांसुरी सम्मेलन में बहुत अधिक कीमत पर बेची गई थी। इसकी ध्वनि जेड बांसुरी की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत है। केवल जेड बांसुरी कुछ भी नहीं है। प्रिय, यह अध्याय समाप्त हो गया है, मैं आपको इसे खुशी से पढ़ने की शुभकामना देता हूँ। पिताजी, भाई जान सही कह रहे हैं। सू किंगलुओ ने एक हाथ से जेड बांसुरी को घुमाया और उससे बजाया। जेड बांसुरी महंगी लगती है, लेकिन इसका व्यावहारिक मूल्य अधिक नहीं है। ये सिर्फ एक सुंदर संग्रह है। हाँ, लुओ झान की भौहें उड़ रही थीं और वह प्रशंसा करने में संकोच नहीं कर रहा था। जियो किंगलुओ वास्तव में एक दुर्लभ महिला है जिसे दुनिया में ढूंढना मुश्किल है। कम उम्र में उसके पास व्यापक ज्ञान और उत्कृष्ट कौशल है। हर बार जब वह मिलती है तो वह प्रभावशाली होती है। भाई जान बेतुका है। सू किंगलुओ ने जेड बांसुरी को ब्रोकेड बॉक्स में रखा और सूहू को सौंप दिया। टेढ़ी भौहों और आंखों से मुस्कुराते हुए, किंगलुओ सिर्फ बांसुरी बजाना जानता है, इसे उत्कृष्ट कौशल नहीं माना जा सकता है। शाओडोंग के परिवार, श्री सू और छोटी लड़की ने मिलकर हिसाब लगाया है। 1 महीने के भीतर हम केवल 100 बांस की बांसुरी दे सकते हैं। सूहू ने संवेदनशीलता से महसूस किया कि लुओ झान के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वह बहुत उत्साही लग रहा था, इसलिए उसने जल्दी से कुछ जोड़ा। 100 की सीमा है, इससे अधिक नहीं हो सकता। यदि युवा स्वामी संतुष्ट हो जाएं, तो हम समझौता कर लेंगे और 1 महीने में माल पहुंचा देंगे। 100, कोई बात नहीं। विषय पर वापस आते हुए लुओ झान ने तुरंत एक व्यवसायी का सार प्राप्त कर लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। जुफेंग ट्रेडिंग कंपनी पहले जमा राशि का आधा भुगतान करेगी और फिर सभी 100 बांस की बांसुरी बिक जाने के बाद शेष लाभांश भेजेगी। सूहू, आगे क्या होगा? कर सकना। सूहू ने सहमति में सिर हिलाया। भाई सू खुश है।
लुओ जान मुस्कुराया और तारीफ करते हुए कहा, नीचे आने से पहले मैंने किसी से अनुबंध तैयार करवा लिया है। भाई सू, कृपया एक नज़र डालिए। उसके पीछे खड़े नौकर ने आंख मारते हुए सूहू को अनुबंध दे दिया। बहन यू, पिताजी को देखने में मदद करो। सूहू ने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वह अच्छी तरह से पढ़ और लिख नहीं सकता था, और जब उसने अनुबंध पढ़ा तो उसकी आंखें चक्कर खा गईं। अच्छा, सू किंगलुओ ने शांति से अनुबंध लिया, एक नज़र में इसे पढ़ा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। भाईजान वास्तव में सक्षम हैं। यहाँ आने से पहले उन्होंने मेरे घर में बांस की बांसुरियों की संख्या गिन ली है और यहाँ तक की विशिष्ट संख्या भी लिख ली है। हाँ, सूहू ने देखने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। ये सही है, अनुबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक बार में 100 की आपूर्ति की जाएगी। सू किंगलुओ ने एक वयस्क की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, पिताजी, आपके साथ धोखा हुआ है। वह मूल रूप से 100 सिक्के चाहते थे, लेकिन आप अभी भी बहुत निराश हैं। मुझे डर है कि अगर आपके पास 200 सिक्के नहीं हैं, तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। अहम, जियो किंगलुओ, ऐसा नहीं है। लुओ जान शर्मा गया, हम ईमानदारी से 200 चाहते हैं और अनुबंध पर संख्या किसी भी समय बदली जा सकती है। ओह, तो यह इस तरह है। सू किंगलुओ ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि उसे अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया हो, और उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चूंकि अनुबंध तैयार है, इसलिए भाई जान और पिताजी को जल्दी से इस पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। अंधेरा हो रहा है और सड़क पर यात्रा करना मुश्किल है। अगर देर हो गई तो नौक रुक जाएगी। अहम, जियो क्विंगलुओ, क्या तुम भाई जान को भगा रहे हो? लुओ जान की आंखों के कोने हल्के से फड़क उठे, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक थी। नहीं, सू किंगलुओ ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में भाई जान के बारे में सोच रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है, नौक वास्तव में चली गई है। बहू, अपनी कलम और स्याही लाओ और अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। सूहू को लगा कि सबसे छोटी बेटी ने जो कहा वह उचित था, इसलिए उसने जोर से सिर हिलाया। हम आ गए। ली शियुए जल्दी से अपनी कलम और स्याही लेकर आए। सूहू ने खुशी खुशी अनुबंध पर अपना नाम लिखा और अपनी उंगलियों के निशान दिए। लुओ जान ने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी आस्तीन से मुहर निकाली, उस पर मुहर लगाई और अपनी अंगुली का निशान लगाया। जब अनुबंध लागू हुआ तो सूहू बहुत खुश हुआ और उसने खुद उस आदमी को नाव पर भेजा। उसने देखा कि लुओ जान और लड़का नाव पर चढ़ गए और फिर वापस लौट आए। तारानकन 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 तारानकन, 100 बांस की बांसुरी, हमें कितना पैसा कमाना है? उस रात ली शियू इतनी उत्साहित थी कि वह सो नहीं सकी, उसकी आंखें खुली थीं और वह खुशी से लाभांश की गणना कर रही थी। जल्दी सो जाओ, कल मुझे बांस की बांसुरी बनाने के लिए जल्दी उठना है। सूहू ने करवट बदली, अपनी आंखें बंद कर लीं और वह स्तब्ध था, लेकिन वह बहुत उत्साहित भी था। उसके दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज हो गई थी। उद्धरण चिन्ह, कियाओजी की काउंटी परीक्षा शुरू होने वाली है। मुझे आश्चर्य है कि यह लड़की कैसी है। क्या वह परीक्षा पास कर पाएगी? अगर वह परीक्षा पास कर लेती है तो वह हुआंगटिंग कॉलेज में परीक्षा देने के लिए योग्य हो जाएगी और परीक्षा की तैयारी के लिए जुझोऊ शहर जाएगी। ली शियू अपने उत्साह को रोक नहीं पाए और उसकी कल्पना बेतहाशा दौड़ रही थी। चलो इसे व्यवसाय बनाते हैं, और अगर हमारे पास पैसा है तो हम घर खरीदने के लिए जुझोऊ शहर जा सकते हैं। भविष्य में जब दो और सिस्टर यू स्कूल जाएंगे तो वे जुझोऊ शहर में रह सकते हैं। बेंग ने सोचा, सो जाओ, उसके परीक्षा पास करने का इंतजार करो। सूहू ने फिर पलटी खाए, अपनी आंखें बंद कर लीं और उलझन में रहा। क्या होगा अगर तुम सो नहीं सको? ली जियू ए ने अपनी आंखें खोलकर पूछा। मुझे भेड़ें गिनते हुए नींद नहीं आती, सूहू ने औपचारिकतावश कहा। भेड़ों की गिनती के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? ली जियू ए ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सो सकता हूँ। सूहू ने अपना मुंह खोला और खर्राटे लेने लगा। तुम खर्राटे ले रहे हो और मैं अब सो नहीं सकती। ली जियोए ने गुस्से से उसे थपथपाया। लोरी सुनो, इसे सुनते ही तुम सो जाओगे, सूहू ने ढिठाई से हंसते हुए कहा। ली शियाओ ए, तारानकन 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 तारानकन। अगले कमरे में सू किंगलुओ और छोटा किंगफिशर भी सोए नहीं थे, बल्कि खुशी खुशी याओवांगबू द्वारा भेजे गए खजाने की जांच कर रहे थे। एक व्यक्ति, एक पक्षी, रात्रि मोती के प्रभामंडल की सहायता से प्रत्येक को ध्यानपूर्वक देखकर उन्हें पहचानने लगा। दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों को विभिन्न औषधीय प्रभावों के अनुसार सुव्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया गया है तथा भंडारण रिंग में विशिष्ट क्षेत्रों में रखा गया है। बहुमूल्य रत्नों और जैड को सावधानीपूर्वक विभिन्न श्रेणियों में रखा गया तथा सुरक्षित स्थान पर रखा गया। सभी खजानों में से सू किंगलुओ को उच्च गुणवत्ता वाली कीमिया भट्टी सबसे अधिक पसंद है। याओवांग घाटी औषधि परिवार होने के योग्य है। इसके संग्रह में मौजूद कीमिया भट्टियां दुनिया में मिलना मुश्किल है और दिखने और गुणवत्ता के मामले में अद्वितीय हैं।
उसने कीमिया भट्टी को थाम लिया और उसे प्यार से बजाया। अगर उसे सोए हुए छोटे राजकुमार के जाग जाने का डर न होता तो वह तुरंत रामबाण की भट्टी को परिष्कृत करना चाहती, ताकि गोली बनने पर लंबे समय से खोई हुई खुशी को फिर से जी सके। गुरुजी, हम कब दुनिया भर में घूमने जा रहे हैं? दुनिया के खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेंगे, दुनिया भर के स्वादिष्ट भोजन खाएंगे और खुलकर आनंद लेंगे। बच्चे को खुशी से निहारने के बाद छोटे किंगफिशर को छोटे मालिक की इच्छा याद आ गई और वह एक व्यक्ति और एक पक्षी के साथ सुखद समय बिताने के लिए उत्सुक हो गया। अभी इस बारे में सोचना जल्दबाजी होगी, कम से कम मेरी उम्र तक तो इंतजार करो। सू किंगलुओ ने छोटे किंगफिशर के पंखों को सहलाया और मजाक में कहा, क्या अब तुम काफी स्वतंत्र और बेलगाम नहीं हो? जानवर तुम्हारे आदेशों का पालन करते हैं और जिस पर चाहें चालें चल सकते हैं। छोटे किंगफिशर ने अहंकार से अपना सिर हिलाया, मैं किलियन पर्वत के साथ खेलते खेलते लगभग थक गया हूं, ये दिलचस्प नहीं है। ओह, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? सू किंगलुओ ने दुखी होने का नाटक करते हुए विलाप किया, मैं भी खेलने के लिए बाहर जाना चाहती हूं, लेकिन इस उम्र में और इतने छोटे कद के साथ पहली नज़र में यह एक छोटी लड़की की तरह लगती है जो बड़ी नहीं हुई है। मेरे माता पिता इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं होंगे कि मैं घर छोड़ दूंगी। मास्टर, क्या आपने कभी ड्यूक के महल में वापस जाने के बारे में सोचा है? छोटे किंगफिशर के दिमाग का सर्किट घूम गया। अरे, अचानक तुम्हें जेन भुओंगोंग हवेली का ख्याल क्यों आया? सू किंगलुओ कनेक्ट नहीं कर सकी, ये स्पष्ट था कि वह थोड़ी देर के लिए जम गई थी। क्या आप अपने जैविक माता पिता को नहीं ढूंढना चाहते? वे आपके असली माता पिता, आपके रक्त संबंधी और आपके सच्चे रिश्तेदार हैं। छोटे किंगफिशर की काली आंखें चालाकी से चमक रही थीं, वह चुपके से अपने छोटे छोटे विचारों के बारे में सोच रहा था। छोटा मालिक अपने जैविक माता पिता को खोजने गया और वह उनके साथ खेलने के लिए राजधानी शहर तक जा सका। खैर, मैं कभी कभी इसके बारे में सोचता हूँ। सू किंग ने सच कहा, लेकिन मेरे दत्तक माता पिता मेरे प्रति बहुत दयालु हैं, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे बड़ा किया, मैं अपनी खुशी के लिए उनके पारिवारिक स्नेह को अनदेखा नहीं कर सकती। तुम्हारे माता पिता भी बहुत दयनीय हैं। उन्हें एक खलनायक ने धोखा दिया और 8 साल तक एक नकली व्यक्ति का पालन पोषण किया। छोटे किंगफिशर ने हार नहीं मानी, नकली के लिए ये जानना अच्छा है कि उसकी दयालुता का बदला कैसे चुकाया जाए। यदि आप एक अपवित्र सफ़ेद आंखों वाले भेड़िए का सामना करते हैं तो उसे बिना किसी खर्चे के पालना तो दूर की बात है, और फिर भी आप अपनी बेटी को नहीं पहचान पाते हैं, क्या ये जीवन में एक त्रासदी नहीं होगी? कुआं। सू किंगलुओ ने गहरी सांस ली, भाग्य से निर्धारित होता है। चूंकि उन्हें इस तथ्य का पता नहीं चला कि उनकी अपनी बेटी की अदला बदली की गई थी, ये भगवान की इच्छा है। वे और मैं अभी एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। हे गुरुजी, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। छोटा किंगफिशर गुस्से से हंसा, अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और कंग पर उड़ गया, अपना सिर अपने पंखों में छिपा लिया और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या तुम नाराज हो? सू किंगलुओ ने उस छोटे प्यारे पालतू तसुंडेरे को प्रसन्नतापूर्वक देखा और उसके पंखों को सहलाया। हुम्फ। छोटे किंगफिशर ने अपने गर्वीले नथुनों से हवा छोड़ी और अपना सिर अंदर की ओर घुमाया, जिससे उसकी पूंछ उसकी ओर हो गई। हे, सू किंगलुओ को उसके तुच्छ स्वभाव पर खुशी हुई। उसने ये मिंगजू को दूर कर दिया, अपने कपड़े लेकर लेट गई, रजाई खींच ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और उससे बातें करने लगी। ऐसा नहीं है कि मैं उनके पास नहीं जाना चाहती। ये 10 साल पहले हुआ था। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लोग सिर्फ एक बात से कैसे मान सकते हैं कि मैं उनकी बेटी हूं? इसके अलावा उस लड़की को 8 साल तक उनके घुटनों के नीचे पाला गया है। भले ही उसका स्वभाव खराब हो, लेकिन वह अभी भी एक बच्ची है जिसे 8 साल तक लाड़ प्यार दिया गया है। उसके और उनके बीच का रिश्ता आसानी से नहीं टूट सकता। जिस तरह मेरे दत्तक माता पिता मेरे साथ व्यवहार करते हैं, ये जानते हुए भी कि वे उनके अपने बच्चे नहीं हैं, वे फिर भी उन्हें ईमानदारी से प्यार करते हैं। मेरे दिल में 8 वर्षों के पारिवारिक स्नेह का हर पल याद है और मैं इसे कभी नहीं भूला हूँ। खिड़की की चौखट से होकर तारों की हल्की रोशनी कंग पर आ रही थी, जो शांत और शांत लड़की को ढंक रही थी। छोटे किंगफिशर ने अपने पंख हिलाए, अपने पंखों से अपना सिर बाहर निकाला, छोटे मालिक की तरफ देखा, उसके सामने कूद गया और एक गेंद की तरह सिकुड़ गया। क्या तुम नाराज नहीं हो? सू किंगलुओ ने अपनी आंखें खोली और उसके पंखों को सहलाया। हाँ, छोटा किंगफिशर अपनी आंखें बंद करके फुसफुसाया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। सू किंगलुओ ने उसके छोटे से सिर को प्यार से थपथपाया। जाओ और उस लुओ झान की जांच करो। मुझे लगता है कि वह एक अभ्यासी है। यह उतना सरल नहीं है जितना सतह पर दिखता है। तुम थोड़ी देर उसे घूरो, उसके पीछे देखो कि यह किस प्रकार की शक्ति है। हाँ, छोटे किंगफिशर को एक नई खुशी मिली, उसकी छोटी आंखें चमक उठीं और वह एक पल में जेन बुओ की सरकार के बारे में भूल गया। झामिंग ने मुझे जल्दी ही बता दिया कि उसे मेरे बारे में बहुत अच्छी धारणा है। उसने मुझे एक जेड बांसुरी दी और करीब आ गया। हमें उसे अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। मास्टर, चिंता मत करो, यह मामला मुझ पर है।
छोटे किंगफिशर ने अपना दिल थपथपाया और वादा किया, बेशक, मैं इसे आप पर छोड़कर राहत महसूस कर रहा हूँ। सू किंगलुओ ने इसे स्नेह से देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। एन रैन, सो जाओ, अकादमी कल कक्षाएं शुरू करेगी और मुझे फिर से जल्दी उठना होगा। हाँ, छोटे किंगफिशर ने खुशी से सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद की, एक छोटी सी गेंद में सिकुड़ गया और तारों की रोशनी में निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा साझा करना जारी रखा। तारांकन 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 तारांकन। अकादमी में हर 10 दिन में एक बार तथा हर 2 दिन में एक बार अवकाश होता है। वसंत ऋतु में प्रवेश लेने वाले धनी परिवारों के छात्र धनी परिवारों से हैं तथा उनमें से अधिकांश के पास ग्रामीण क्षेत्र जुआंगजी में खेत हैं। आसपास के गांव और कस्बे अकादमी से बहुत दूर हैं और निकटतम फुरोंग कस्बे तक घोड़ागाड़ी से पहुंचने में 1 घंटा लगता है। एक अमीर परिवार का बेटा हर दिन घर नहीं जा सकता था, इसलिए वह अपने परिचारकों के साथ अकादमी के पास एक गांव में रहता था। जियूम्यू अभी अभी घर लौटा था। आराम करने के बाद सू किंगलुओ ने अपना छोटा स्कूल बैग उठाया और खूबसूरती से कक्षा में भाग लेने के लिए अकादमी लौटाए। बैठने के कुछ देर बाद जू शियुजिन उत्साहित चेहरे के साथ झुके और कहा कि उन्होंने अपने माता पिता की सहमति प्राप्त कर ली है और वह अगले विश्राम के लिए आधे दिन देरी से घर जाएंगे और सू किंगलुओ के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाएंगे। सू किंगलुओ ने उसका ईमानदारी से स्वागत किया और उसे शिकार के बारे में कई दिलचस्प कहानियां सुनाईं। दोनों ने खूब हंसते हुए बातें की। जू वान ने शोकाकुल चेहरे के साथ कक्षा में प्रवेश किया और जब उसने 2 सहपाठियों को उड़ती हुई भौहों के साथ देखा तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह दुखी महसूस करने लगी और रोना चाहती थी। वह परिवार की वैध बेटी है और उसकी मां उसके साथ सख्त व्यवहार करती है तथा उसे इधर उधर खेलने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा उसकी घमंडी मां ने ओरान के बच्चों के प्रति अपनी नापसंदगी खुले तौर पर और गुप्त रूप से प्रदर्शित की, ये सोचकर कि सू किंगलुओ की स्थिति निम्न है और वह उसकी बेटी के साथ रहने के योग्य नहीं है। इसके विपरीत सन युवेई के माता पिता बहुत खुले विचारों वाले हैं। जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी का एक करीबी दोस्त है तो वे उसके लिए बहुत खुश हुए। उसकी मां ने परिचारिकाओं को यह भी स्पष्ट आदेश दिया कि वे उसे जुआंगजी में जानबूझकर न रोकें तथा उसे अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने दें जो उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सुन युवेई ने कक्षा में प्रवेश किया, अपना स्कूल बैग नीचे रखा और खुशी से सू किंगलुओ की ओर दौड़ी, जैसे पिंजरे से बाहर निकला पक्षी चहचहाने लगा और खुशी से हंसने लगा। जू वान ने जब ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, कई बार उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह फिर भी खुद को रोक नहीं पाए और वह नाराजगी से गिर पड़ी। वानर, अगर तुम शिकार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। जब मौसम गर्म हो जाएगा और दोपहर में स्कूल खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें नदी किनारे खेलने के लिए भी ले जा सकता हूँ। सू किंगलुओ बहुत असहाय थी, उसने अपने स्कूल बैग से रुमाल निकाला और अपने आंसू पोंछे। वास्तव में जू वान ने उसकी ओर हिलते हुए देखा, कुछ प्रत्याशा दिखाते हुए। बेशक ये सच है, वसंत संक्रांति के बाद अंधेरा हो जाता है और दोपहर में स्कूल के बाद कम से कम 1 घंटे तक अंधेरा रहेगा। सू किंगलुओ ने एक वयस्क की तरह मुस्कुराते हुए कहा, 1 घंटा पर्याप्त है और मैं नदी के किनारे से बहुत सारे सीप उठा सकता हूँ। मैं सीपियाँ उठाना चाहता हूँ। जू वान को नई उम्मीदें थीं और वह आंसुओं के बीच मुस्कुराए। हम भी सीपियाँ उठाना चाहते हैं। एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा छात्र इकट्ठा हुए। भले ही वे पहाड़ों में शिकार करने के लिए अपने माता पिता की अनुमति लेने में असफल रहे हों, फिर भी वे पास की नदी के किनारे खेलने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, जब वसंत ऋतु गर्म हो जाएगी तो सभी लोग मेरे साथ नदी के दूसरी ओर जाएंगे और सीपियां इकट्ठा करेंगे, केकड़े पकड़ेंगे और साथ मिलकर लोचेस खोदेंगे। सू किंगलुओ के छोटे हाथ की एक लहर के साथ वह गर्व से भर गया, बिल्कुल एक प्रमुख भाई की तरह। ठीक है, चलो साथ चलते हैं, चलो साथ चलते हैं। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, भीड़ उबल पड़ी और आसपास के छात्रों ने अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाए और जोर जोर से जयकारे लगाए। जब तक मास्टर वो कक्षा में नहीं आए तब तक वे शांत नहीं हुए। तारांकन 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 तारांकन। मास्टर वो के व्याख्यान जीवंत हैं। वह अभी भी छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए कुछ छोटी लोक कथाएं सुनाते हैं और फिर कहानियों से उपयुक्त नए शब्दों का चयन करते हैं, उनकी स्पष्ट व्याख्या करते हैं और सभी को उन्हें सुनाने और लिखने के लिए कहते हैं। स्वाभाविक रूप से सू किंगलुओ को जानबूझकर नए शब्दों को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने बाएं हाथ से अक्षर लिखने का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी पीठ सीधी थी और उसने अपने बाएं हाथ में एक ब्रश पकड़ रखा था जो स्याही से रंगा हुआ था और वह बहुत सावधानी से एक एक स्ट्रोक लिख रही थी। मैं अभ्यास में इतना तल्लीन था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मास्टर वो पीछे आकर देखने के लिए रुक गए।
मास्टर वू का दिमाग जटिल था, उनकी नज़र उसकी साधारण कैलिको जैकेट से हटकर कलम, स्याही, कागज़ और स्याही के पत्थर पर चली गई। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। अगर उसे सही से याद है तो जब सू जिक्सुआन अकादमी में पढ़ रहा था तो उसने साधारण ब्रश, स्याही, कागज़ और इंकस्टोन का इस्तेमाल किया था, सिवाय इसके कि ब्रश शैली में अधिक पूर्ण थे, किसान बच्चों से अलग नहीं थे। उसकी छोटी बहन अलग है, डेस्क पर सबसे अच्छा लंगाहाव, चावल का कागज़ और महंगी इंकस्टोन पाइन स्याही हैं। पाइन स्याही के एक टुकड़े का मूल्य कम से कम 100 टैल है। ऐसे उच्च स्तरीय व्यवहार की बात तो उन वर्गों में भी दुर्लभ है जहां धनी परिवार एक साथ रहते हैं। मेरे सामने जो लड़की है उसके माता पिता के दिल में उसका असाधारण स्थान है, यहाँ तक कि अपने शीर्ष भाई को भी पीछे छोड़ दिया। मालिक, मुझे शौचालय जाना है। तियान क्यू ने मास्टर वू को बॉस के सामने रुकते हुए देखा। चुप रहे, लंबे समय तक रुके रहे, जानबूझकर बॉस को याद दिलाया और मास्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए मूत्र से बचने का इस्तेमाल किया। कुआं। मास्टर वू ने तियान क्यू की ओर देखा, उसकी लिखावट को कुत्ते की तरह रेंगते हुए याद करते हुए, सिरदर्द से अपनी भौहों के बीच को रगड़ा और अधीरता से हाथ हिलाया। जाओ मास्टर जेड। तियान क्यू को अनुमति मिल गई। उसने गर्व से अपनी भौहें उठाईं, अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और कक्षा से बाहर चला गया। मालिक। उसके बीच में बोलने के बाद सू किंगलुओ ने अंततः मास्टर वू को ढूंढ लिया जो उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने आश्चर्य से अपनी आंखें उठाईं और निरीक्षण करने वाली नज़र से उनकी ओर देखा। तुम अपने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास क्यों करना चाहते हो? मास्टर वू ने खुद को रोका और हैरान होकर पूछा। सू किंगलुओ ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा बायां हाथ मेरे दाहिने हाथ जितना लचीला हो, ताकि अगर मेरा दाहिना हाथ घायल हो जाए तो मैं उसे स्वतंत्र रूप से संभाल सकूं। सुलेख का अभ्यास रातों रात नहीं किया जा सकता। इसमें माहिर बनने के लिए बहुत एकाग्रता की ज़रूरत होती है। मास्टर वू ने असहमति जताई। मास्टर ने मुझे जो सिखाया है वह किंगलुओ समझता है। सू किंगलुओ तेज तर्रार था और उसने तुरंत उसके गहरे अर्थ को समझ लिया और कलम को अपने बाएं हाथ से बदलकर अपने दाहिने हाथ में कर लिया। बस समझ लो, अभ्यास करते रहो। श्रीमती वो उसकी विचारशीलता से बहुत संतुष्ट हुईं। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ गईं। सू किंग ने अपनी आंखें नीची कर लीं, अपने दाहिने हाथ की ओर देखा और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। अफसोस, मैं लिखावट को भ्रमित करने के लिए बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करना चाहता था ताकि दूसरों को दिखाई न दे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो फूजी के शब्दों से मुझे परेशानी होगी। ये कैसे किया जा सकता है? तियान क्यू ने पेशाब किया और कक्षा के अंत तक वापस नहीं आया। कक्षाओं के बीच के अंतराल में सू किंगलुओ छोटे भाइयों के एक समूह को छोटे बांस के बाग में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए ले गया, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। हैरान महसूस करते हुए उसने माँ बाप को शौचालय में उसे खोजने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद माँ बाप घबराए हुए चेहरे के साथ वापस भागे और जोर से चिल्लाए, तियान क्यू को पीटा गया। जाओ जाओ और देखो। सू किंगलुओ ने एक शब्द भी नहीं कहा और तुरंत छोटे भाइयों के एक समूह को आक्रामक तरीके से शौचालय की ओर दौड़ा दिया। बॉस, मुझे क्लास जियाजी के 2 छात्रों ने मारा था। तियान क्यू शौचालय के सामने खुली जगह पर फैला हुआ पड़ा था। उसकी नाक पर चोट लगी थी, चेहरा सूजा हुआ था और उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। अकादमी में 4 ग्रेडों को आयु के अनुसार निम्न से उच्च तक ज्ञानोदय वर्ग, सिंगजी वर्ग, जीजेड वर्ग और जियाजी वर्ग में विभाजित किया गया है। कक्षा जियाजी के छात्र सबसे बड़े हैं, उनमें से अधिकांश की उम्र लगभग 11 वर्ष है, जो ज्ञानोदय कक्षा के बच्चों से 4 वर्ष बड़े हैं। उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? सू किंगलुओ की आंखें डगमगा गईं और उसने दोनों छोटे भाइयों को उसे ऊपर लाने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे शौचालय में रोक लिया, मुझसे मेरा पर्स सौंपने को कहा और ऐसा न करने पर मेरी पिटाई की। तियान क्यू एक गुंडा है और अपने सहपाठियों को धमकाता है। ये सब छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं। हे ज़ेंग इन 2 लोगों की तरह ही क्रूर था। बिना किसी जांच के उसने सीधे लोगों को शौचालय में रोक दिया और उन्हें हिंसक रूप से पीटा, यहाँ तक कि अकादमी के मास्टर भी डरते नहीं थे। उन्हें फिर से देखो, क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? सू किंगलुओ ने अपनी उंगलियां कसकर पकड़ लीं। हाँ, जब ये राख में बदल जाएगा तो मैं इसे पहचान सकता हूँ। तियान क्यू ने अपने दांत पीस लिए। चलो मेरे पीछे क्लास में आओ जियाजी। अपने छोटे हाथ की एक लहर के साथ सू किंगलुओ ने छोटे भाइयों के एक समूह को आक्रामक तरीके से जियाजी वर्ग की ओर ले गया। तारानकन 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 तारानकन। हाँ, आज एक मोटी भेड़ का वध किया गया है। वह छोटा सा कमीना असंतुष्ट लग रहा है, अब उसे पीटने का समय आ गया है। क्लास जियाजी का दरवाज़ा खुला था और अंदर से बेतहाशा हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। दरवाज़ा लात मारकर खोलो। सू किंगलुओ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बूम! माबाओ और बाईजू ने एक साथ दरवाज़ा खोल दिया। जियाजी की कक्षा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और चारों ओर से चौंककर दरवाजे की ओर निगाहें उठ गईं। बॉस, ये वे हैं।
तियानक्वी ने एक नज़र में दोनों किशोरों को लोगों को पीटते हुए देखा और उन पर कटुता से इशारा किया। तुम दोनों तियानक्यू का पस लौटा दो। सुकिंग की सघन निगाहें बर्फ और पाले की तरह थीं। हे, ये छोटी लड़की कहाँ से है? ये बहुत घमंडी है। क्या आप जानते हैं ये कहाँ है? क्लास जियाजी। स्क्वाड जियाजी भी एक जगह है जहां आप आ सकते हैं। दोनों कमीनों ने घृणा से उस छोटी लड़की को देखा जो उनके कंधों जितनी भी लंबी नहीं थी और मुंह बना लिया। बॉस, वे फूवेई एस्कॉर्ट ब्यूरो से हैं। लंबे वाले का नाम वांग दाहू है और छोटे वाले का नाम वांग एरहू है। वे 2 भाई हैं। लियूशिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, दोनों की पहचान ली और चुपचाप सू किंगलुओ के कान में झुककर धीमी आवाज में कुछ कहा। उनके पिता एस्कॉर्ट ब्यूरो के प्रमुख हैं। वह बहुत शक्तिशाली हैं। दुनिया भर के लोग उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करते। सू किंगलुओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह, ये पता चला है कि एक शक्तिशाली पिता होने के कारण वह अकादमी में घमंडी और दबंग है और अपनी शक्ति से दूसरों को धमकाता है। बदबूदार लड़की, तुम क्या जानती हो? वांग दाहू के गाल तीखे शब्दों से लाल हो गए और उन्होंने आक्रोश से कहा, वह लड़का अच्छा लड़का नहीं है। जब वह पहली बार अकादमी में आया था तो वह दबंग था और अपने छोटे भाइयों के एक समूह को लेकर लोगों को परेशान करता था। हम उसे समझ नहीं सकते, तभी मैंने उसे सबक सिखाया। तुम किसे बदबूदार लड़की कहते हो? हमारे बॉस को डांटने की हिम्मत करो, उसे मारो। सू किंगलुओ के पीछे हलचल मच गई और तियानक्यू सहित 8 छोटे भाई धर्मी क्रोध से भर गए, अपनी भुजाएं लहराने लगे और भेड़ियों की तरह चिल्लाने लगे। जोर जोर से चिल्लाने पर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ तुम्हारे भरोसे, मुझे मारने की हिम्मत। वांग दाहू की भौहें घृणा से भरी हुई थीं। आओ, करो, हम भाइयों को दिखाओ तुम क्या करने में सक्षम हो। वांग एरहू ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी नाक पकड़ ली, अपनी बाहों को अपनी छाती के चारों ओर मोड़ लिया, अपनी पलकें घमंड से नीचे कर ली और उन छोटे बच्चों को देखा जो उसकी छाती के बराबर अच्छे नहीं थे। मैं तुम्हें पस लौटाने और तियानक्यू से माफी मांगने का एक आखिरी मौका दूंगा। सू किंगलुओ ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी दुष्ट आत्मा भारी हो गई। असंभव, वांग दाहू ने अहंकार से अपनी भौहें उठाईं। सू किंगलुओ ने उपहास किया और गुस्से में सबके सामने फटकार लगाए। क्लास जियाजी, सुनो, इन दोनों ने मेरे छोटे भाई को पीटा और उसका पस लूट लिया। पहले तो उन्होंने उकसाया, फिर अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और बाद में पछताया। सू किंगलुओ आज अपने भाई के लिए न्याय मांगना चाहता है। चाहे वह घायल हो या विकलांग, मैं इसे अकेले ही सहन करूंगा। तुम्हारी हिम्मत। वांग परिवार के भाइयों के चेहरे काफी बदल गए। जैसे ही उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत की, सू किंगलुओ ने उनके चेहरे पर लात मार दी। तारानकन 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 तारानकन। फूवेई एस्कॉर्ट ब्यूरो मिंगशुई काउंटी में एक प्रसिद्ध एस्कॉर्ट ब्यूरो है। वांग परिवार के भाइयों के पिता मुख्य एस्कॉर्ट वांग एक अच्छे तलवारबाज हैं और वह कुंग-फू का अभ्यास करके अजेय हैं, इसलिए वह तारानकन 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 उद्योग में काफी प्रसिद्ध हैं। वांग परिवार के भाई बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। वे केवल 12 वर्ष के थे और उन्होंने पहले ही कुछ उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। सरल कब्जा और लड़ाई कोई समस्या नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तियानक्यू उनके हाथों में आ गया। वांग परिवार के भाई फुर्तीले और चुस्त हैं और वे वास्तव में मार्शल आर्ट में दुर्लभ अच्छे पौधे हैं, लेकिन उनका सामना सू किंगलुओ से हुआ। सू किंगलुओ ने उसे लात मारकर रास्ते से हटा दिया। वांग दाहू की बगल में टालमटोल को देखकर उसने तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल दहलीज पर कदम रखने के लिए किया। एक पतंग पलट गई और उसे फिर से ठोड़ी पर लात मारी। वांग दाहू समय पर बच नहीं सका, उसे धक्का लगा और वह शर्मिंदगी से जमीन पर गिर पड़ा, अपनी ठोड़ी पकड़कर चिल्लाने लगा। भाई, वांग एरहू अवाक रह गया और अवचेतन रूप से उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन एक आकृति उसके सामने चमकी और उसके पेट में जोरदार मुक्का मारा गया। पफ, उसने मुंह में लार थूक दी, उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया और वह पेट पकड़कर जमीन पर लौट गया। छोटी बच्ची, तुम मौत को दावत दे रही हो। अपने छोटे भाई की दयनीय स्थिति को देखकर वांग दाहू अपने जबड़े में दर्द की परवाह किए बिना बड़ी ताकत के साथ जमीन से उठे, अपना पैर उठाया और सू किंगलुओ को लात मार दी। ये तुम ही हो जो मौत को दावत दे रहे हो। सू किंग ने अपना चेहरा नहीं बदला और उसी समय उसने अपने दाहिने पैर के अंदरूनी हिस्से पर अविश्वसनीय गति से लात मारी। ओह, वांग दाहू ने एक दर्दनाक चीख मारी, उसका शरीर फिर से दूर जा गिरा और पास की मेज से टकराया। खड़खड़ाहट, डेस्क टूट गई और कलम, स्याही, कागज और स्याही के पत्थर जमीन पर बिखर गए। जियाजी क्लास की छात्राएं डर से पीली पड़ गईं, अपने कान ढक लिए और चीखने लगीं। छोटी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। वांग एरहू असहाय होकर देखता रहा कि उसका बड़ा भाई उसके पैरों से लिपट गया और बुरी तरह चिल्लाने लगा। वह इतना क्रोधित था कि वह हताश होकर जमीन से उठा और सू किंगलुओ की ओर दौड़ा। मैं पश्चाताप करना नहीं जानता, मैं सचमुच पिटाई के लायक हूँ।
सू किंगलुओ ने व्यंग्य किया, दहलीज पर कदम रखा और हवा में उड़ गया, हवा में आधा चक्कर लगाया और उसे 3 मीटर दूर एक बैक किक से मारा। क्लास जियाजी में फिर से भयानक चीखें गूंजने लगीं। कांपती हुई छात्राएं सबसे ज्यादा डेसिबल की आवाज निकालने की कोशिश कर रही थीं, जिससे लोगों के कान के पर्दे फट रहे थे। ओह, बॉस बहुत शक्तिशाली है, बॉस बहुत बढ़िया है, उसे मारो, उसे मारो। सू किंगलुओ के पीछे खड़े छोटे भाई बहुत खुश थे, वे अपनी बाहें जोर जोर से हिला रहे थे और बॉस की जय जयकार कर रहे थे। क्लास जियाजी में कौन परेशानी खड़ी कर रहा है और लड़ाई की प्रकृति क्या है? एक उग्र शेर की दहाड़ ने दुर्व्यवहार का शिकार हो रहे 2 भाइयों को बचा लिया और सू किंगलुओ और छोटे भाइयों को भी वास्तविकता में वापस ला दिया। तारानकन 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 तारानकन। वान परिवार के भाइयों ने पहले गलतियां की और सू किंगलुओ ने बाद में। भले ही उनके पास वैध कारण थे, फिर भी उन्होंने अदालत के नियमों का उल्लंघन किया। वान परिवार के भाइयों पर आधे साल तक शौचालय साफ करने का जुर्माना लगाया गया, चोरी हुआ पर्स लौटाया गया, तियानक्यू से लिखित में माफी मांगी गई और दवा शुल्क के लिए 20 टैल चांदी का भुगतान किया गया। सू किंगलुओ ने लोगों को जियाजी दस्ते में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने सभी की चौकस निगाहों के सामने वान परिवार के भाइयों से लड़ाई की और उन्हें घायल कर दिया। उन पर 1 महीने तक अकादमी की सफाई करने का जुर्माना लगाया गया, अकादमी के नियमों की 100 बार नकल करने को कहा गया तथा वान परिवार के भाइयों को दवा के लिए 10 टाइल चांदी का मुआवजा दिया गया। तियानक्यू को छोड़कर सभी 8 जूनियर खिलाड़ियों पर अदालत के नियमों की 20 बार नकल करने का जुर्माना लगाया गया। खबर सुनते ही श्रीमती वू डीन के कमरे में पहुंची और टाइबुचेंग से नफरत करने वाले छात्रों के समूह को घूरने लगीं। उन्होंने देखा कि सू किंगलुओ और अन्य लोगों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। तारानकन 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 तारानकन। बॉस, मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसकी वजह से आप परेशान हुए और मैं ही दोषी हूं। अगर अतीत में मैंने कोई गलत व्यवहार नहीं किया होता जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित न हुआ होता तो मैं परेशानी का कारण नहीं बनता। मुझे पीटा गया और आपको सजा दी गई। मास्टर वू के चले जाने के बाद तियानक्यू बहुत शर्मिंदा हुआ, उसके गाल लाल हो गए और सू किंगलुओ और अन्य छोटे भाइयों के सामने उसने खुद को 2 बार थप्पड़ मारे, ईमानदारी से पश्चाताप किया। उसका चेहरा, जो पहले से ही नीला और बैंगनी हो चुका था, और भी अधिक सूज गया। आप क्या कर रहे हो? सू किंगलुओ उसे समय पर रोक नहीं सका और नाराज महसूस किया। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मुझे बॉस कहो, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं लोगों को तुम्हें बेवजह धमकाने नहीं दे सकता। अकादमी के अपने नियम हैं और यदि आप किसी को मारते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, इसलिए मैं अपना गुस्सा आप पर निकाल सकता हूं। हम दंडित होने के लिए तैयार हैं। हाँ, बॉस सही कह रहे हैं। अगर आप अपना गुस्सा अपने भाई पर निकाल सकते हैं तो इसमें कोई सजा देने वाली बात नहीं है। ये सही है। क्या ये न्यायालय के नियमों की 20 बार नकल करना नहीं है? बस नकल करो और सुलेख का अभ्यास करो। तियानक्यू, अब तुम संपर्क से बाहर हो। हम भाई हैं। जब वे तुम्हें मारते हैं तो वे हमारे चेहरे पर मारते हैं। यदि तुम जवाबी हमला नहीं करोगे तो लोग तुम्हें नीची नज़र से देखेंगे। हम भाई भविष्य में कैसे बाहर जाकर घूम सकेंगे? माँ बाप और अन्य लोग भी शर्मा गए और ऊंची आवाज में जवाब दिया। बॉस, तियानक्यू भविष्य में केवल आपकी ओर देखेगा। यदि आप कहेंगे कि पूर्व की ओर जाओ तो तियानक्यू कभी पश्चिम की ओर नहीं जाएगा। तियानक्यू ने अब तक वास्तव में उसकी प्रशंसा नहीं की थी। उसने अपने दिल की गहराइयों से स्वीकार किया था कि सू किंगलुओ उसका बॉस था। बॉस, हम भी यही चाहते हैं। भविष्य में बॉस जो कहेंगे हम उसका बिना शर्त पालन करेंगे। माँ बाप और अन्य लोग जोर से प्रतिध्वनित हुए बिना नहीं रह सके। ओह, क्या मैंने पहले भी आपकी बात नहीं मानी थी? सू किंगलुओ ने अपनी बाहें छाती पर रख लीं, भौहें ऊपर उठाईं और मजाक में मुस्कुराया। अरे अरे, छोटे भाइयों के एक समूह ने उनके सिर के पीछे हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए पीछे हट गए। बॉस, मैं अकादमी की सफाई में आपकी मदद करूंगा। मैं स्कूल के नियमों की नकल करने में आपकी मदद करूंगा। मैं पानी लाने जा रहा हूं। मैं झाड़ू लेने जा रहा हूं। मैं पैसे लाऊंगा और दवा के भुगतान में आपकी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तारानकन 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 तारानकन। उस दोपहर शुशुई टाउन फूवे एस्कॉर्ट ब्यूरो चीफ तारानकन 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 वांग ने मुस्कुराते हुए लुओ झान का अध्ययन कक्ष में स्वागत किया। उसे नई चाय भेंट की, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, तुरंत अपनी मुस्कुराहट को दबा दिया और सम्मानपूर्वक सलाम किया। मेरे अधीनस्थ उपदूत का अभिवादन करते हैं। नहीं, बैठ जाओ।
लुओ झान ने अपना लबादा उठाया और बैठ गया, अपने चाय के प्याले से एक घूंट लिया और अपना गला गीला किया। मुख्य सुरक्षा अधिकारी वांग ने बैठते हुए गंभीर आंखों से कहा, इस बार उपदूत यहाँ हैं, लेकिन मंडप मास्टर को क्या निर्देश हैं? नहीं, लुओ झान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। झान इस बार मुख्य अनुरक्षक को कुछ याद दिलाने के लिए यहाँ आया था। चीफ एस्कॉर्ट वांग ने गहरी सांस ली, कृपया उपदूत को सलाह दें। थैच्ड कॉटेज एकेडमी की सुपरिवार की लड़की ऐसी है जिसे मंडप मास्टर बहुत महत्व देता है। लुओ झान ने चाय का प्याला नीचे रखा और मेज पर गिरने वाली चीनी मिट्टी की तीखी आवाज ने मिस्टर वांग का दिल हिला दिया। भविष्य में अपने दोनों बेटों की आंखों को और अधिक चमकने दो और उन लोगों को मत भड़काओ जिन्हें भड़काना नहीं चाहिए। हाँ, चीफ एस्कॉर्ट वांग की सांसें रुकी हुई थीं और वह सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लुओ झान ने संतोष में सिर हिलाया, 1 महीने के भीतर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर जाने वाले कारवां की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। यात्रा बहुत दूर है और आने जाने में कम से कम आधा साल लगेगा। जाने से पहले पारिवारिक मामलों की व्यवस्था कर लें। हाँ, श्री वांग के माथे पर पसीने की परत जम गई थी और उन्होंने मन ही मन अपने दोनों बेकार बेटों को हजारों बार गालियां दी। इन 2 छोटे बदमाशों को किसी को भी भड़काना अच्छा नहीं लगता और वे किसी ऐसे व्यक्ति को भड़काने पर जोर देते हैं जो मंडप स्वामी के लिए मूल्यवान हो। अब सब ठीक है और उनके पिता को इसमें शामिल कर लिया गया तथा उन्हें पश्चिमी क्षेत्रों में भेज दिया गया। तारांकन 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 तारांकन। चहचहाओ। छोटा किंगफिशर दीवार के कोने पर खड़ा होकर खुशी खुशी दोनों के बीच हो रही सारी बातचीत सुन रहा था। जब सु किंगलुओ स्कूल से वापस आए तो उसने उसे यह बात हूबहू दोहरा दी। लुओ झान ने गुप्त रूप से मदद की और मुख्य अनुरक्षक वांग को बर्खास्त कर दिया, जाहिर है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह ईर्ष्या करे, अपने 2 बेटों के लिए खड़ा हो और मालिक के लिए परेशानी पैदा करे। सु किंगलुओ की आंखें चमक उठीं, वे किस मंडप स्वामी के बारे में बात कर रहे हैं? क्यांजी मंडप का मालिक हवा की तरह बर्फीला है। छोटे किंगफिशर ने पूछताछ की और उसे बहुत अच्छी जानकारी मिली। सिर्फ 1 दिन में उसे क्यांजी मंडप के बारे में सब कुछ पता चल गया। क्यांजी पवेलियन के 7 देशों में उप प्रमुख हैं। ये वर्तमान में सबसे रहस्यमय जियांगू संगठन है। इसका मुख्य व्यवसाय समाचार बेचना, इनाम के लिए शिकार करने वालों को भर्ती करने के लिए पुरस्कार देना और जियांगू के जघन्य बदमाशों को गिरफ्तार करना है। उनके मंडप मास्टर पूरे साल चांदी का मुखौटा पहनते हैं और कभी भी दूसरों को अपना असली रंग नहीं दिखाते हैं। उनकी मार्शल आर्ट और भी शानदार है और वे जियांगू फेग्युन सूची में 3रे स्थान पर हैं। इसके अलावा हमिंगबर्ड की खबर के अनुसार हालांकि ज़ूरुफेंग मार्शल आर्ट में अच्छा है, वह एक अजीब बीमारी से पीड़ित है। चंद्र नववर्ष की पहली, 15वीं और पूर्णिमा की रात को अजीब बीमारी फिर से उभरेगी। थोड़ी सी भी बीमारी होने पर आप विकलांग हो जाएंगे और सबसे खराब स्थिति में आप अपनी जान गंवा देंगे। क्यांजी मंडप क्या बर्फ हवा की तरह है? समाचार बेचना, इनाम के शिकारी, अजीब बीमारियां। ये बहुत दिलचस्प लगता है। सु किंगलुओ ने अपने होठों के कोने पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ ध्यान से सुना। तारांकन 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 तारांकन। लुओ झान विशेष रूप से सु किंगलुओ के प्रति वान परिवार के भाइयों की शत्रुता को दूर करने के लिए फुवी एस्कॉर्ट के पास गया था, लेकिन मामला समाप्त नहीं हुआ। वान परिवार के भाइयों ने अब सु किंगलुओ को भड़काने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे आसानी से सु किंगलुओ की सजा का पर्दाफाश कर सकते थे। जब वांग मेंग को तियानक्यू और अन्य लोगों से इस बारे में पता चला तो वह तुरंत क्रोधित हो गया और छोटे मालिक के लिए उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। यद्यपि वह केवल 10 वर्ष का है, प्राकृतिक अलौकिक शक्ति और कठिन अभ्यास के साथ उसके चुस्त कौशल किसी भी तरह से वांग परिवार के भाइयों के बराबर नहीं हैं। इसके अलावा वह अति लंबा आदमी भी उन पर हावी हो गया। वांग मेंग द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद से वांग परिवार के भाई दुखी हैं। वांग मेंग न केवल उन्हें पीटता था, बल्कि समय समय पर उन्हें मार्शल आर्ट सीखने की चुनौती भी देता था। हर बार विचारों के आदान प्रदान के नाम पर उन्हें तब तक दंडित किया जाता था जब तक कि उनकी नाक नहीं टूट जाती और चेहरे सूज नहीं जाते और वे शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लंबे समय के बाद दोनों ने भी अच्छा बनना सीख लिया और जब उन्होंने वांग मेंग को देखा तो उनके पास भाई कहने का साहस था। मेंग के एक भाई ने चिल्लाकर कहा कि उसका दिल टूट गया है और यह सुनते ही वांग मेंग के रोंगटे खड़े हो गए। वांग मेंग एक प्रतिशोधी की तरह बुराई से नफरत करता था। आखिरकार एक बच्चे की प्रकृति, दोनों बेशर्मी से चिल्लाते थे और जितनी बार वे चिल्लाते थे वह उनके साथ गलती खोजने में शर्मिंदा महसूस करता था और इसके बजाय ईमानदारी से उनके साथ दोस्ती करता था। वांग परिवार के भाई बुरे स्वभाव वाले लोग नहीं हैं जिन्हें बचाया नहीं जा सकता। उस समय तियानक्यू को लूट लिया गया था और उसे पीटा गया था और यह वास्तव में इसलिए हुआ था क्योंकि वह देखने में अच्छा नहीं था।
इस बार सीखे गए सबक के साथ उन दोनों ने अपनी गलतियों को सुधार लिया और लापरवाही से परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। वह और वांग मिंग एक दूसरे को नहीं जानते थे और करीबी दोस्त बन गए। उद्धरण चिन्ह सू किंगलुओ को दंड दिया गया। वह पहले की अपेक्षा सुबह जल्दी उठ गई, भोर में घर से बाहर भागी, नदी पार करने वाली पहली नौक पकड़ी, अपने सहपाठियों और दोस्तों से कम आधे घंटे पहले पहुंची और अकादमी की सफाई की। भोर के समय अकादमी शांत और शांतिपूर्ण थी। एक छोटी सी लड़की गहरे कुएं से पानी की एक बाल्टी हिलाती हुई अकादमी के प्रवेश द्वार पर लाई, तरबूज के चमचे से पानी को ऊपर उठाया और पत्थर की पटियाओं से पक्के रास्ते पर हल्के से छिड़का। पानी छिड़कने के बाद उसने अपने से ऊंची झाड़ू को हिलाया और ध्यान से जमीन साफ की। सर्दी और वसंत के मौसम में वह एक पतली सूती गद्देदार जैकेट पहनती थी और थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, उसने बस अपनी सूती गद्देदार जैकेट उतार दी, सिर्फ एक अंडरशर्ट पहन ली और हर कक्षा की ओर जाने वाले रास्तों पर तेजी से दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उसने जल्दी जल्दी दोनों तरफ सूखी शाखाएं और टूटे हुए पत्ते झाड़ दिए। अकादमी बहुत बड़ी नहीं है और इसमें दौड़ने के लिए केवल एक छड़ी की जरूरत होती है। सफाई करने के बाद उसने देखा कि अभी भी सुबह थी और यहाँ अलग अलग उम्र के कुछ ही छात्र थे, इसलिए वह छोटे बांस के जंगल में आई, एक टूटा हुआ बांस उठाया और तलवार के बजाय बांस का इस्तेमाल अपनी इच्छानुसार तलवार कौशल का प्रदर्शन करने के लिए किया। दरार बांस के जंगल में बांस की शाखाओं पर पैरों की हल्की सी चटकने की आवाज आ रही थी। फुट टूटा हुआ बांस बिजली की तरह तेजी से पीछे पीछे आया, तेज हवा के साथ हरे बांस को छेद दिया और झांकती आंखों के सामने उसे ठोंक दिया। काले कपड़े पहने एक नकाबपोश आदमी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने एक गहरी सांस ली और बांस के खंभे पर छलांग लगा दी और अकादमी से बाहर कई बार छलांग लगाई और गायब हो गया। ये न सू किंगलुओ ने छोटे किंगफिशर को बुलाया, अकादमी में ताक झांक करने वाले लोग हैं, पता लगाओ क्यों। ठीक है। जंगल में खेल रहे छोटे किंगफिशर ने तुरंत अपना हौसला संभाला, बिजली की तरह नदी पार कर ली और उस दिशा में चला गया जिस दिशा में काले कपड़े वाला आदमी भाग रहा था। तारानकन 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 तारानकन। सुबह सुबह हुई इस घटना से सू किंगलुओ की स्कूल जाने की इच्छा पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने बैरल और झाड़ू दरबान को लौटा दिया और अपनी पीठ पर एक छोटा सा स्कूल बैग रखकर कक्षा में चली गई। बहन किंगलुओ, ये चेस्टनट केक मैंने खुद बनाया है, बहन इसे चखो। सुन युवेई पहले ही आ चुकी थी। उसे अंदर आते देख उसने खुशी से उसका अभिवादन किया और डेस्क के चारों ओर इकट्ठा हो गई। ठीक है। सू किंगलुओ ने अकादमी की सफाई की, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों का व्यायाम किया, अपना नाश्ता लगभग पचा लिया था, बस कुछ ऊर्जा प्राप्त करना चाहता था। उसने शाहबलूत केक लिया और एक निवाला खाया। चेस्टनट केक नर्म और मीठा होता है, इसकी परत शहद से सनी होती है, यह मुंह में पिघल जाता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। युवेई द्वारा बनाया गया चेस्टनट केक वास्तव में स्वादिष्ट है। उसकी आंखें चमक उठी, उसने एक और निवाला खाया और खुशी से खाने लगी। सन युवेई को थोड़ा गर्व हुआ, मेरे परिवार की काउंटी सीट में एक पेस्ट्री की दुकान है। मेरी माँ द्वारा बनाया गया मीठा सुगंधित ऑस्मेंथस केक बहुत स्वादिष्ट होता है। मजिस्ट्रेट के परिवार के सदस्य इसे खाना पसंद करते हैं और वे हर दिन इसे खरीदने के लिए लोगों को भेजते हैं। सू किंगलुओ ने पेस्ट्री खाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, इसलिए ये तुम्हारी माँ की सच्ची विरासत है। मैं अपनी माँ से भी कहीं ज्यादा बुरा हूँ। सुन युवेई ने अपना मुंह रुमाल से ढक लिया और शर्म से मुस्कुरा दी। पेस्ट्री की दुकान के अलावा आपका परिवार जीविका के लिए और क्या करता है? सू किंगलुओ ने खुशी से खाना खाया और बातचीत में रुचि लेने लगी। सुन युवेई भी बहुत खुश थी जब उसने कहा, यहाँ एक शराब की दुकान भी है। मेरी माँ की शराब बनाने की कला भी एक उत्कृष्ट कृति है। 10 साल की मीठी सुगंधित ओस्मांथस शराब, सुगंधित शराब, और यह गली से सड़क तक तैरती है। मेरी माँ द्वारा बनाई गई शराब चीनी नव वर्ष के दौरान छीनी नहीं जा सकती। सुन युवेई, अगली बार जियामू मुझे अपनी शराब के 2 जार दे देना। छोटी लड़की खुशी से मुस्कुरा रही थी, बहुत सारे लोगों को देखने के लिए आकर्षित कर रही थी। तियानक्यू की आंखें गर्म थीं, डेस्क की 2 पंक्तियां अलग हो गई थीं, हवा से चिल्ला रही थी, अपने दिल को थपथपा रही थी और कांप रही थी। मेरे पिता को 10 साल पुरानी मीठी सुगंधित ऑस्मेंथस शराब पीना पसंद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी कीमत कितनी है। हमारे परिवार के पास पैसे की कमी नहीं है। मुझे भी 2 वेदियां चाहिए। माँ बाव ने तुरंत हुटिंग की, मेरे पिता ने तो एक अकादमी भी बनाई थी, तो 2 जार शराब लेकर क्यों नहीं आते? प्रिय उद्धरण चिन्ह, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ। जैसे ही दोनों ने बातचीत की, कक्षा में अचानक चहल पहल बढ़ गई। कक्षा में सभी बच्चे अमीर परिवारों से थे, खासकर लड़के जो अपनी ताकत दिखा रहे थे और कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। सिस्टर किंगलुओ,
सुन युवेई ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसकी छोटी आंखें सदमे से कांप उठी और वह एक छोटे बटेर की तरह सू किंगलुओ के पीछे सिकुड़ गई। चुप रहो, सू किंगलुओ ने मेज थपथपाए और कक्षा में शांति छा गई। तियानक्यू, तुम फिर से परेशानी खड़ी कर रहे हो। उसने तियानक्यू को असंतुष्ट नज़र से देखा। बॉस, आपके साथ अन्याय हुआ है। तियानक्यू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिता को मीठी सुगंधित ऑस्मेंथस काढ़ा पीना बहुत पसंद है। सालों पहले उन्होंने किसी से 2 जार मंगवाए और नए साल की शाम के खाने में सब पी गए। पिछली बार जियूम्यू घर आए और उन्होंने उन्हें मीठी सुगंधित ऑस्मेंथस काढ़ा के बारे में बड़बड़ाते हुए सुना। मेरे पिताजी ने भी ऐसा ही किया। माबाओ ने यंगहे का अनुसरण किया। उन्हें प्रतिष्ठित मेहमानों के मनोरंजन के लिए मीठी सुगंधित ऑस्मेंथस वाइन का उपयोग करना पसंद है। सन वाइनरी से मीठी सुगंधित ऑस्मेंथस वाइन खरीदना बहुत मुश्किल है। ये वास्तव में वैसा ही है जैसा कि सन युवेई ने कहा था, भले ही आपके पास पैसा हो, आप इसे नहीं पा सकते। युवेई, आपकी शराब की बहुत मांग है। सू किंगलुओ ने चेस्टनट केक का आखिरी निवाला अपने मुंह में डाला और प्रेरणा की एक चमक में उसके दिमाग में एक विचार आया, ऐसा क्यों न हो, चून की छात्र इसे खरीदना चाहते हैं, इसलिए मैं कोई रास्ता निकालूंगा। आखिरकार उसने चावल का कागज फैलाया, उड़ने की तरह लिखा और एक पत्र लिखा। पत्र में प्राचीन काल में फलों से शराब बनाने का एक गुप्त नुस्खा संलग्न था। लेखन समाप्त करने के बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक पत्र के कागज को लपेटा, अपनी आंखें उठाईं और जिज्ञासु सुन युवेई की ओर मुस्कुराए। क्या आपके पास कोई नौकरानी है जिस पर आप भरोसा करते हैं? उससे कहो कि यह पत्र आपकी माँ तक पहुंचा दे और उससे कहो कि वह इसे स्वयं आपकी माँ तक पहुंचा दे। पास होना। सुन युवेई ने सिर हिलाया, मेरी नानी सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं, मैं उन्हें पत्र देने दूंगा। अच्छा, सू किंगलुओ ने एक वयस्क की तरह मुस्कुराते हुए कहा, उसे पत्र दे दो और उसे जाने दो और जल्दी से वापस आओ। ठीक है, मैं अभी जाकर उसे दे दूंगा। सुन युवेई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोलने के बाद कक्षा से बाहर भाग गया। बॉस, आपने पत्र में क्या लिखा? तियानक्यू और अन्य छोटे भाई उत्सुकता से आए। गुप्त। सू किंगलुओ मुस्कुराए और उसकी अंगूर जैसी आंखों में एक धूर्त रोशनी चमक उठी। तारांकन 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 तारांकन। वुफूजी ने बहुत तेजी से नए शब्द सीखे और उसने हर दिन कम से कम 10 नए शब्द सीखे। सू किंगलुओ ठीक था, अपने पिछले जीवन की नींव के साथ पढ़ना और लिखना आसान था। कुछ बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। वे पिछले दिन नए शब्द याद नहीं कर पाते और अगले दिन नए शब्द सीख लेते हैं। वे पढ़ने और लिखने में तालमेल नहीं रख पाते। जैसे ही मास्टर वू ने कक्षा शुरू की, उन्होंने कई छात्रों की साक्षरता की यादृच्छिक रूप से जांच की और उत्तर संतोषजनक नहीं थे, इसलिए उन्होंने पूरी कक्षा को एक साथ नए शब्द कॉपी करने की सजा दी। कक्षा में चीख पुकार मच गई। सू किंगलुओ छोटे राजकुमार के बारे में सोच रही थी और एक मक्खी की तरह लिख रही थी और दोपहर को स्कूल खत्म होने से पहले सभी नए शब्दों की नकल कर ली और कक्षा से बाहर निकलना सुचारू रूप से समाप्त हो गया। तारांकन 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 तारांकन। दोपहर के समय नाव पर ज्यादा लोग नहीं थे। उसने नाव का किराया चुकाया और नाव से नदी पार चली गई। नदी के दूसरे किनारे पहुंचने से पहले उसने छोटे राजकुमार को अपनी बहन को प्यार से पुकारते हुए सुना। फरवरी के अंत में मौसम धीरे धीरे गर्म हो गया और नदी के किनारे लगे विलो के पेड़ों में नई कोंपलें फूटने लगीं। छोटे राजकुमार ने अपना भारी लबादा उतार दिया और हल्के सूती गद्देदार जैकेट पहन लिया। उसके बर्फ जैसे सफ़ेद और गुलाबी गालों पर सर्दियों की गर्म धूप में जैद जैसी सफ़ेद रोशनी झलक रही थी। बड़ी बहन। अपनी बहन को नाव से कूदते देख जियाओमिंग बाओ वांगमिंग की बाहों से फिसल गई और अपनी छोटी टांगों से दौड़कर उसके पास पहुंची। सू किंगलुओ कुछ कदम आगे बढ़कर उसके पास आए, उसके कांपते हुए छोटे शरीर को पकड़ लिया और उसे गले लगा लिया। भारी लबादा उतारने के बाद छोटे मिंग बाओ को बहुत हल्का महसूस हुआ और उसकी बाहों पर दबाव डालने पर उसे सुन्नता महसूस नहीं हुई। सू किंगलुओ बहुत खुश थी और जियाओमिंग बाओ को अपनी बाहों में लेकर घर चली गई। उसे मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा, जुबान तुम अपनी बहन को नौक पर लेने क्यों आए हो? तुम्हें पानी में गिरने और छोटी मछली द्वारा काटे जाने का डर नहीं है? छोटा राजकुमार खुशी से हंसा, डरो मत, भाई मिंग बहुत शक्तिशाली है, जियोयू काटने की हिम्मत नहीं करेगा। सू किंगलुओ मुस्कुराया, जुबान को कैसे पता चला कि भाई मिंग बहुत शक्तिशाली है? छोटा राजकुमार मासूम और निर्दोष था। भाई मिंग बहुत बड़ा है, एक बड़ी ईल जितना बड़ा जो लोगों को काट सकता है। वांग मिंग के सिर पर काली रेखाएं हैं। हंसी। सू किंगलुओ की खुशी भरी हंसी पहाड़ों में गूंज उठी। दोपहर के भोजन के बाद सू किंगलुओ अपने माता पिता के साथ मुख्य कमरे में गया, उन्हें सन परिवार को शराब बनाने की गुप्त विधि देने के बारे में बताया और उन्हें अपनी योजना के बारे में भी बताया। सूहू ने बार बार सिर हिलाया।
ली शियुए के दिल में शंका थी, बहन यू, क्या तुम सच में सूर्य की वाइनरी में सोने के उन 1000 टेल का निवेश करना चाहती हो? यही वह है जो माँ ने तुम्हारे लिए दहेज के रूप में रखा था। सू किंगलुओ ने मुस्कुराते हुए समझाया, माँ, अगर निवेश है तो रिटर्न भी मिलेगा। भविष्य में सन की वाइनरी बहुत पैसा कमाएगी और वार्षिक लाभांश केवल इतनी राशि नहीं होगी। बहन यू सही कह रही है। सूहू ने पूरे दिल से सहमति जताते हुए कहा, आपको एक लंबा दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, वह अभी भी छोटी है, इसलिए दहेज की तत्काल जरूरत नहीं है। ली शियुए को अभी भी चिंता है, तो फिर सूर्य परिवार वास्तव में हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और वे चालें नहीं चलेंगे, इसका फायदा नहीं उठाएंगे और मुफ्त में आपका गुप्त नुस्खा नहीं प्राप्त करेंगे, इसलिए कुछ मत कहो। नहीं होगा, सू किंग आश्वस्त थे, फलों वाली शराब का गुप्त नुस्खा असामान्य नहीं है। मैं असली उच्च श्रेणी की शराब के सभी गुप्त नुस्खे रखता हूँ। केवल उन्हें थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालने से ही वे एक आकर्षक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। हमारे परिवार की सिस्टर यू एक गाय है, एक सौभाग्यशाली पुनर्जन्म वाली लड़की है, वह अपने दिमाग को तुरंत घुमाकर बहुत सारे पैसे कमाने के विचार ला सकती है। सूहू के मन में अपनी बेटी के प्रति पितावत प्रेम फिर से जाग उठा, और एक बार जब उसने शेखी बघारी तो वह रुक नहीं सका। पिताजी और माताजी, मेरे पास एक और विचार है। एक बार जब सन परिवार हमारे साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो जाएगा तो वाइनरी निश्चित रूप से विस्तारित होगी। सू किंगलुओ इतनी जोर से हंस पड़ी कि उसके दांत भी नहीं दिख रहे थे। पिताजी और माताजी गांव के लोगों को वाइनरी में मदद के लिए बुला सकते हैं, ये घर पर रहने से बेहतर है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ली शियुए की आंखें चमक उठीं और उसने एक पल में अपनी ऊर्जा वापस पा ली। शुरुआती वर्षों में गांव में गपशप होती थी जिसमें कहा जाता था कि हमारा परिवार अमीर था और गांव वालों की मदद नहीं करता था। अब वाइनरी में काम करने का अच्छा अवसर है और वे खुश होंगे। शराब की दुकान में आदमी चाहिए या औरत? सूहू को यकीन नहीं था। हमारे गांव के अधिकांश पुरुष शिकार करने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं और जो घर पर रहते हैं वे सभी महिलाएं हैं। विशिष्ट भर्ती मामलों के लिए पिताजी सन परिवार के साथ विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि कितने लोगों की भर्ती की जा सकती है। सू किंगलुओ ने ध्यान से सोचा, श्रमिकों को बहुत सारा पैसा कमाने में मदद करना, शायद चाचा भी ऐसा करने को तैयार हों। वह अच्छा रहेगा। सूहू बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सके। जब सन फैमिली वाइनरी का सहयोग समाप्त हो जाएगा तो पिताजी पुराने गांव के मुखिया को इसके बारे में बताएंगे और उन्हें लोगों की व्यवस्था करने देंगे। हाँ, सू किंगलुओ फूल की तरह मुस्कुराए। तारानकन 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 तारानकन। जैसा कि सू किंगलुओ ने उम्मीद की थी, सुन यूवेई की मां को नोट मिला। उन्होंने गुप्त नुस्खा पढ़ा और तुरंत सहयोग करने में दिलचस्पी दिखाई। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सन परिवार जुफेंग ट्रेडिंग कंपनी पर निर्भर था और वाइनरी जुफेंग ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक उद्योग था। उस रात फलों से बनी शराब का रहस्य कियांजी मंडप के मालिक जू रुफेंग के सामने प्रस्तुत किया गया। छोटी लड़की हमें आश्चर्यचकित करती रहती है। जू रुफेंग ने एक नज़र से गुप्त नुस्खे को देखा और अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे थोड़ा सा दुष्ट आकर्षण भड़क उठा। लुओ जान ने सम्मानपूर्वक बताया, सन परिवार की ताकत के साथ मैं इस व्यवसाय को वहन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि एक नई वाइनरी बनाने के लिए जुफेंग ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बेहतर है। कर सकना? जू रुफेंग ने सिर हिलाया। आप उससे व्यक्तिगत रूप से बात करें और जितना संभव हो सके एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। भविष्य में केवल जुफेंग ट्रेडिंग कंपनी को उसके द्वारा प्रदान की गई गुप्त रेसिपी से बनी शराब बेचने का विशेष अधिकार होगा। हाँ, लुओ जान ने आदेश को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। जू रुफेंग ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, कारखाने और शराब बनाने के विशिष्ट निर्माण के लिए सन परिवार को आगे आना चाहिए। नई वाइनरी को अभी भी सन परिवार वाइनरी कहा जाता है और नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।